बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से। नाज़रीन, देखा ही जा रहा है कि ये लहर पिछली लहर से ज़्यादा यानी सीवियर है या ज़्यादा इसमें जो है वो अमवात जो है वो ज़्यादा देखने में आ रही हैं। बड़ी शदीद लहर देखने में आ रही है कोरोना की। अवाम हमें कुछ नॉन सीरियस नज़र आते हैं। हुकूमत की जानिब से भी कहा तो जाता है कि यानी औकात कार जो दिए हुए हैं कि मार्केट्स कितने बजे बंद होनी है, रेस्टोरेंट्स को कितने बजे बंद होना है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो कोई खातिर ख्वाह इस पर अमल होता नज़र नहीं आता। क्या वजह है कि कोरोना इस कदर बढ़ता चला जा रहा है, और अगर इसे सही वक्त पर रोका नहीं गया तो जनवरी का महीना जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ सर। आपकी कैसी तबीयत है ये बताइएगा। जी, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत बेहतर हूँ माशाल्लाह से। अच्छा सर, आप बहुत पहले से ऐलान करते चले आ रहे हैं और हुकूमत को नोटिस दिलाते चले आ रहे हैं कि अगर कोरोना के हवाले से सही एसओपीज़ और सही एक्शंस ना लिए गए तो ये बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। क्या समझते हैं सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है कोरोना की हमारे मुल्क में? डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी अच्छा, डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता कायम करें। नाज़रीन, एक ऐसी लहर जिसमें कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में 50, 55, 40 इतनी अमवात हो रही हैं, और रोज़ाना नए केसेस का जो एवरेज केसेस हैं वो भी तकरीबन 3000 तक पहुँच गए हैं। पॉजिटिव आने की शरह जो है वो किसी शहर में 15% है, किसी शहर में 16, 17, 18, 19% इस तरीके से ये शरह चल रही है। और नाज़रीन, अगर इसे सही वक्त पर काबू ना पाया गया, यानी सही कंट्रोल ना किया गया, तो ये भी हो सकता है कि अब जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। लोग हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे, बाज़ारों में, गैदरिंग्स में, शादियों में बड़े नॉन सीरियस भी नज़र आते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जो कि ये बात मानने के लिए तैयार है ही नहीं कि कोरोना नाम का कोई मर्ज़ जो है वो किसी को लाक हो सकता है, या वो एग्जिस्ट भी करता है, या कोरोना नाम का वायरस जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। हमारा राब्ता हो गया जी कायम उनसे। तो नाज़रीन, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और इस वक्त अगर पाकिस्तान में सही स्टेप्स ना लिए गए तो ख़दशा ये है कि शायद ये लहर बड़ी शदीद होकर जो है ना रिबाउंड करे। और जिस तरीके से एसओपीज़ के लिए कहा जाता है, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस वक्त कोरोना की मुल्क में क्या पोजीशन है सर? क्या ये पिछली दफ़ा से ज़्यादा ख़तरनाक लहर है, ये दूसरी लहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, नवंबर के शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये जो सेकेंड वेव आ चुकी है पाकिस्तान में, और ये बहुत ही लीथल है। और जो पहला वेव था जिसमें बहुत परेशानी हुई थी लोगों को मई जून में खासकर, और लोग शायद वो भूल जाएंगे जो इस वक्त जो अब फैला दिया गया है, ये जल्द से जुलूस, और बाजारों में कहीं पर भी एसओपीज फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना रेस्टोरेंट में, ना शादी हॉल में। गैदरिंग, खूब हर तरह की गैदरिंग की जा रही है, और सब बातें भी हो रही हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसके बावजूद लोग बिल्कुल केयरलेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान में हो गया है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह रहम करे कि जो लोग इस वक्त कोरोना में मुब्तला नहीं है, अल्लाह ना करे उनमें कोई ना कोई मुब्तला ज़रूर होगा, क्योंकि ये आज किसी को नहीं है तो कल उसको होगा। ये इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में डेवलप हो गया है वो बहुत ख़राब है। और इससे ज़्यादा ख़राबी ये है कि अस्पताल की जो सिचुएशन है, मैं खुद यहाँ बैठे हुए घर पे बहुत सारे लोगों की कॉल्स परेशानी की रिसीव कर रहा हूँ कि फलां हॉस्पिटल नहीं ले रहा है, फलां हॉस्पिटल नहीं ले रहा है, और मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। और ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरी अम्मा का कम हो रहा है, मेरे अब्बा का कम हो रहा है, मेरे भाई का कम हो रहा है। ये सारी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि जो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन तो आवाम के लिए कोई अच्छा
काम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आवाम अपना खुद ख्याल नहीं रख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है। मैंने अभी टेलीविजन पे देखा कि हमारे एक जय्यद उलमा जो है वो उलमा एक इंतकाल कर गए हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना मजाक है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो खुदारा ऐसा नहीं है। इस वक्त बुलंद आज के दिन भी मेरे शोबे का ईएनटी का एक डॉक्टर कराची में इंतकाल कर गया और अब तक ईएनटी के 6 डॉक्टर पाकिस्तान में इंतकाल कर गए हैं। पूरे पाकिस्तान में अब तक 131 डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं, जो दुनिया में इससे बड़ी फिगर नहीं है। ये बहुत बड़ा अलार्म है। और 27 पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुके हैं। और उससे अफसोस की बात है कि इन तमाम इंतकाल किए हुए लोगों को हुकूमत के शहीद पैकेज ऐलान करने के बावजूद उनको कुछ नहीं किया गया उनके फैमिली के साथ। तो ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर्स क्या जानबूझ के मर रहे हैं कोरोना में? वो इसलिए मर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मरीज पता नहीं चल रहा है कि वो कोरोना में मुब्तला है कि नहीं है। वो गायनी के डॉक्टर्स इंतकाल कर गई हैं, फिजिशियन हैं, जीपीज हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, ईएनटी के हैं, आई के डॉक्टर हैं। तो ये तमाम शोबे के डॉक्टर धड़ाधड़ रोजाना एक दिन छोड़ के या रोजाना की बुनियाद पे वो इंतकाल कर रहे हैं। और तकरीबन 3000 से ज्यादा बुलंद इस वक्त डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो घरों में आइसोलेट हुए हैं या कहीं ना कहीं दाखिल हैं। तो ये पिक्चर है। अब आने वाले दिनों में जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो दिसंबर और जनवरी, ये अल्लाह ना करे जैसे मैंने पहले वेव्स में कहता रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ गलत साबित हो जाए। लेकिन ये एक साइंस है और एक ये बीमारी है जिसको डॉक्टर ही अच्छी तरह समझ सकता है। हम ये कह रहे हैं कि हमने शायद पिछली जो लहर से हमने नहीं सीखा है, ना ही हमारे अस्पतालों में वो तैयारी अभी भी हो चुकी है जिसकी वजह से लोग ये इत्मीनान कर लें कि वो जो है वो अपने आप को सेव कर लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि क्या लॉकडाउन ही वाहिद हल है या कोई और भी हल है इसका जिससे कि बीमारी को रोका जा सकता है? अच्छी हुकूमत वो होती है जो अपने लोगों को किसी इस तरह के वबा से भी बचाती है और मईशत से भी बचाती है, मईशत को खराब होने से भी बचाती है। मैं नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन करें, क्या कि लोग समझदार हैं, अपनी जान को बचाएं, अपना कारोबार भी बचाएं। मैं समझता हूं कि आपके पास वैक्सीन अभी नहीं है और वैक्सीन का इंतजार हो रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद कल परसों आ जाएगा। आप यकीन करें बुलंद के 2021 दिसंबर तक शायद आम आदमी तक जो है अगर ये रसाई हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो वैक्सीन अभी मौजूद है जिसका नाम है मास्क, उसको खुदारा लगा लिया जाए और अपना काम भी किया जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ बचत हो सकेगी। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो देयर विल बी नो चॉइस दैट द गवर्नमेंट शुड इम्पोज लॉकडाउन। अदरवाइज जान अगर बचानी है तो फिर इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही एक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो अपने तमाम कारोबार भी चलेगा, रेस्टोरेंट भी चलेगा, स्कूल कॉलेज भी चलेगा और फिर दुनिया भी चलेगी। लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, कराची के एक बड़े निजी हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा निजी हॉस्पिटल है सर, वहाँ पे बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, वैक्सीन के लिए लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से सर, यानी आप लोग उसको अप्रूव करते हैं कि आम लोग, जाहिर सी बात है, लोगों के पास ईमेल्स की सूरत में रसाई की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इनवाइट किया जा रहा है कि जी हमारे सब्जेक्ट्स बन जाएं, हम आपको वैक्सीन लगा के टेस्ट करेंगे। क्या कहेंगे सर इस बारे में? और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात शामिल हुए हैं जो वैक्सीनेट हुए हैं, उनको 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए हैं। बहुत अच्छा कामयाबी के साथ ये वैक्सीन पे काम हो रहा है पाकिस्तान, चाइना और कनाडा के ताउन से, जिसमें चाइना का बड़ा रोल है और पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इसमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स कि डेफिनेटली जब कोई ट्रायल होता है तो रिस्क तो होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अभी तक जो मेरे नॉलेज में पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स मेरे इसमें हैं, मैंने देखा है कि उनको 3-3, 4-4
महीने हो गए हैं, वो अल्लाह का शुक्र है फिट हैं, बिल्कुल एहतियात कर रहे हैं, मरीज देखते हैं SOPs के साथ, लेकिन वैक्सीनेटेड हुए हैं और उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यकीनन मैं सबको कहूँगा कि ये इस ट्रायल में ज़रूर हिस्सा लें। सर, जो वैक्सीन आई है जिसको ये कहा जा रहा है कि -80 डिग्रीज पे रखने की ज़रूरत है, सर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी ये हमारे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट, पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के इन्फेक्शंस के हिसाब से उस वायरस के लिए जो म्यूटेट करके इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उसके लिए शायद ये इतनी कारगर ना साबित हो। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये उन्होंने बात की है जो UK का जो अभी फाइजर और बायोटेक की बात हो रही है उसको तकरीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे -80 के ऊपर उसको रखना पड़ेगा। तो उसमें एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान में वो कोल्ड चेन जो है वो कैसे मेंटेन होगा, और ये एक सवालिया निशान है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के अंदर है वो उसी हिसाब से ही उसको वैक्सीन को बनाया जा रहा है और होपफुली के शायद वो ये मैनेज हो सकेगा। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूँ कि तमाम वैक्सीन का एक अभी बहुत कुछ होना बाकी है कि ये कितनी दिन का इसकी एंटीबॉडीज रहती है, महीना रहती है, 6 महीने रहती है, साल में हमें एक दफा फिर लगाना होगा, या एक दफा लगा लिया तो जिंदगी भर एंटीबॉडीज बन जाएंगी, या एक बूस्टर डोज देना पड़ेगा 5 साल में। तो ये स्टिल अभी ये बात कंफर्म होगी जब भी फिर ये इसकी मार्केटिंग क्या होती है, कितने का मार्केट में आता है, पहले किसको लगना है। ये पाकिस्तान में तो बताया जा रहा है कि जी पहले जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा, फिर एल्डरली पीपल को लगाया जाएगा, और फिर जो बीमारियों में मुब्तला है, शुगर ब्लड प्रेशर, उनको लगाया जाएगा, फिर इसको आम आदमी के लिए दिया जाएगा। तो ये मरहला वाल काफी देर में आके लोगों को आम आदमी खरीद सकेंगे, और कितने उसके होंगे यकीनन मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान में जो होगी यकीनन वो कम पैसों में होगा जो लोग उसको कर सकेंगे। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे मुख्तसरन जानना चाहूंगा सर जी, सेकेंड टाइम यानी जिन लोगों को एक दफा कोरोना हो चुका है सर, वो बहुत ज्यादा केयरलेस नजर आते हैं, बिल्कुल हिफाजत नहीं करते, मास्क। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि ये जो लोग कोरोना से सेहतियाब हो गए हैं, खुदारा वो टार्जन ना बने। ये कुछ नहीं पता कि ये कितने उनको जो है वो दिन की ये एंटीबॉडीज बनी है, कुछ को 3 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है, कुछ को 6 महीने के बाद खत्म हो जाता है। तो लिहाजा जो लोग कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं उनको वही सारी चीजें SOPs को फॉलो करनी चाहिए जब वो हुजूम में जाएं। ये ना सोचे कि बगैर मास्क के जा रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता दोबारा बीमार होते हैं तो उनके लिए बहुत खतरा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने हमारे लिए प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना यह था कि लोगों को बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है कि इसका हल हो, लेकिन अगर हुकूमत जो है लोगों से SOPs पर अमल दरामद करा लेती है, या फिर लोग खुद अगर समझदार हो जाते हैं और उनमें इतनी आगाही आ जाती है कि वो अपनी हिफाजत करने लगते हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद जो कोरोना है इसकी वबा पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे PDM की जानिब से जो इस्तीफ़ों की बात की जा रही है, जलसों की बात की जा रही है, उसके जवाब में वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही कहा जाता है कि इस्तीफ़े देने हैं तो बिल्कुल बढ़कर इस्तीफ़ा दें। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें भी यही कहा गया कि जी इस्तीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर PDM की जानिब से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़े दिए जाएंगे तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही इलेक्ट होकर आएंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि अगर इस्तीफे देती है अपोजिशन तो तमाम सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आएगी, क्या कहते हैं सर? नहीं, देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ा बोल बोला जा रहा है। सबसे पहली बात है ये तो आप लिख रहे हैं किसी कागज के ऊपर कि ना इनके अंदर इतना दम है, ना इनके अंदर इतनी हिम्मत है। बड़े दिल चाहिए होते हैं इस्तीफे देने के लिए। आपको याद हो कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने जब हमें कहा था तो हमने अपने इस्तीफे सामने पेश कर दिए थे। इनके अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि इस्तीफे पेश करें। और जब हम ये बात कहते हैं अगर ये इस्तीफे दे भी देंगे तो इलेक्शन में जीत के तो हमने आना, तो जाहिर है कि जितनी भी सीटों के ऊपर ये बाकी सियासी जमातें, चाहे वो सिंध के अंदर हों चाहे वो पंजाब में हों, जो जीत कर भी आए हैं, तो सेकंड नंबर के वोट तो सारे तहरीक
इंसाफ ही के थे ना। तो ये अगर रिजाइन करेंगे तो रिजाइन करने का मकसद ये कि जाहिर है वापस तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इन्होंने बैठना है सड़कों पे सियासत करनी है तो अपना शौक पूरा करें, इलेक्शन वापस हो जाएंगे उन सीटों पे, वापस जीत कर हम आ जाएंगे, पाकिस्तान चलता रहेगा और इनकी बकवास ऐसी चलती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, आने वाले वक्तों में क्या फिर आईजी की तकर्री के हवाले से कोई मसले मसाइल आने वाले हैं? जिस तरह से आज भी कहा गया है कि शायद कुछ नाम दिए गए हैं, प्लस आप लोगों को एडी ख्वाजा या दूसरे नामों पे इख्तिलाफ है, क्या कहते हैं सर? नहीं देखिए, असल में बात, सबसे बड़ी बात यह है कि परफॉर्मेंस की बात आती है कि परफॉर्मेंस कैसी है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो कि इल्तबा का शिकार हैं, और जाहिर है कि आईजी जो हैं वो वफाक की तरफ से लगाए जाते हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं, बिल्कुल सिंध हुकूमत की तरफ से 2-3 नाम दिए जाते हैं जिसमें से एक नाम चूज किया जाता है। तो मौजूदा आईजी जो लगे हैं वो भी वजीर आजम साहब की ख्वाहिश से लगाए गए हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये होता है कि सिंध की जो अवाम है उसको इंसाफ मिले, सिंध की अवाम धक्के ना खाए। आपने देखा है कराची तो चले कह देते हैं कि नहीं बात करते, लेकिन अगर इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं तो आपको हालात आपके सामने कि किस तरीके से आज भी वहाँ पे गरीबों को, बेचारों को जो है दबाया जाता है, एसएचओ से डराया जाता है, झूठे केसेस किए जाते हैं, और जो केसेस जमींदारों के ऊपर होते हैं, जो जुल्म जमींदारों की तरफ से वहाँ पे किसानों पे, गरीबों पे किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई रिपोर्ट ही नहीं होती है। तो हम आईजी साहब से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, जब वजीर आजम साहब ने उनको चूज किया है तो वो ईमानदारी के साथ तो ठीक है, लेकिन नेक नियति के साथ भी काम किया जाए, इंसाफ हो, लोगों को परेशानी ना हो। थानों के हालात बहुत ज्यादा बुरे इंटीरियर सिंध के अंदर, जिसके ऊपर बिल्कुल सवालिया निशान हमारा है। सो हमारी ख्वाहिश है कि सिंध के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आए, लेकिन हम ये देखते हैं कि आईजी साहब जो है वो आवाम के बजाय नजर आ रहा है कि हुकूमत सिंध के जवाबदेह हुए हैं। सर, ये कहीं कायद-ए-आज़म के मज़ार वाले मामले के बाद से तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत खुश नहीं है अब मुश्ताक मेहर साहब से? नहीं, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया है, उसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता मैं उस मामले में जरूर बोलूंगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जो तहकीकात हुई थी वो मुकम्मल हो गई, उस पर एक्शन भी हो गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो तहकीकात सिंध हुकूमत ने करनी थी अपनी इस चीज के ऊपर के आईजी की, उसके ऊपर जो है वो क्या पेशरफ्त होनी चाहिए थी, बाकी उनके पुलिस ऑफिसर्स की क्या होनी चाहिए थी, वो अभी तक वो मामला वहीं अटका हुआ है, उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। इसका मतलब तो यही है कि सिंध हुकूमत ने इजाजत दे दी है कि मज़ार कायद के ऊपर जो भी आएगा वो हमारे कायद की मज़ार के ऊपर, उनकी कब्र के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी करेगा, अपनी सियासत करेगा। तो बड़ी अफसोसनाक मुकाम है ये, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जब ये चीज आ गई और वो उन्होंने अपने अहकामात भी दिए और एक्शन भी हुआ, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, क्या समझते हैं इस वक्त जो कोरोना की लहर चल रही है पूरे मुल्क में, सर खास तौर पे कराची में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं सर, यानी पीडीएम के जो जलसे हैं इस तरह सियासी तौर पे इजाज़त दे देना, क्या समझते हैं सर, ये ठीक है या फिर लोगों की सेहत के लिए, उनकी जान के लिए पाबंदी भी लगाई जा सकती है इन तमाम चीज़ों पे? नहीं, देखें, ये तो अब्बू बचाओ मुहिम है और अपने अपने अब्बुओं को इन्होंने बचाना है। इनको आवाम से गर्ज किया है। आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बता दें अगर आपने सूबे सिंध के अंदर कोई आवाम से गर्ज इनको हो तो, अगर चाहे वो पंजाब हो उसकी आप बात कर लें, इनको तो एनआरओ की जरूरत है, एनआरओ इनको चाहिए, और मुल्क तो बाहर में जाए उससे इनको क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी गई है। बड़ा क्लियर है कि जितनी भी इनकी एक्टिविटीज हो रही है वो इलीगल हो रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सेकेंड वेव जो है वो कोरोना वायरस की बहुत खतरनाक वेव है, और हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से जो है वो वाकयात हो रहे हैं, लोगों का इंतकाल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो आईसीयू के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक के तो इतना भी सुनने में आया हमें, और हमने ये भी सुना है कि इवन कराची में लियारी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के बारे में कुछ ऐसी आवाजें आई हैं कि पैसे लेके बेड्स दिए जा रहे हैं और लोगों को हटाया जा रहा है। तो हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो सिंध हो। सो मेरे ख्याल से ये तो इकदाम में कत्ल के केसेस इनके ऊपर होने चाहिए, जो कि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। मैं ये देखता हूँ कि पीडीएम का जो असल मकसद है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को खराब करना है, और नफरत इनको वजीर आजम इमरान खान की कामयाबी से, वजीर आजम इमरान खान की मकबूलियत से पूरी दुनिया के अंदर जो हो रही है, जिस तरीके से वजीर आजम ने अपने स्मार्ट लॉकडाउन इनिशिएटिव से पूरे पाकिस्तान में से कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उससे मुकाबला किया। ये नहीं चाहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान
कोविड की सेकेंड वेव में कामयाब हो। वजीर आजम की कामयाबी, पाकिस्तान की कामयाबी इनकी नाकामी है और उसकी जंगें लड़ रहे हैं, अपनी एनआरओ की जंग लड़ रहे हैं, अपने अब्बू बचाओ मुहिम की जंगें लड़ रहे हैं और उसके नुकसान जाहिर है कि पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे। मैं पाकिस्तान की कौम से सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये लोग अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। ये 12 सियासी जमातें जो हैं जो मिलकर इस वक्त खड़ी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये नुकसान वजीर आजम इमरान खान को कुछ नहीं पहुंचा सकते। मुल्क को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाएंगे, मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचाएंगे, आज मुल्क की जो मईशत है उसको नुकसान ये जरूर पहुंचाएंगे, लोगों की सेहत को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इससे वजीर आजम की अपनी जात को क्या नुकसान होगा। लेकिन आप ये याद रखेंगे वजीर आजम ने कभी भी अपनी जात के लिए सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है और जाहिर है कि ये कंसर्न हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आवाम समझती है, आवाम से आप एक सर्वे कराएं कि आवाम क्या चाहती है, इनको माफ कर दिया जाए, इनका जितना इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है वो इनको छोड़ दिया जाए, इनकी जो जायदादें हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस उनके ऊपर है जो कि इनके अपने बनाए हुए हैं, ये केसेस तहरीक इंसाफ ने याद रहे नहीं किए हैं। आपको याद हो जरदारी जो है वो फरमाते थे कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और उसको माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ फरमाते थे कि जरदारी में तुम्हें कराची, लाहौर और लड़काना की सड़कों में घसीट के अब मुल्क का लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। तो ये मुनाफिक इससे ज्यादा और आपको क्या इनकी मुनाफिकत नजर आएगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये अपने मफादात के लिए इनकी सियासत होती है, अपनी शुगर मिल्स के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए, अपनी जायदाद के लिए, ऑफशोर कंपनीज इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इनका मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। आज ये हैं, कल इनके बच्चे आएंगे, इनके बच्चे चले जाएंगे, फिर उनके बच्चे सियासत में आएंगे। तो पाकिस्तान ने इनके दौरों में कभी प्रोग्रेस नहीं किया है। हम तो ये कहते हैं कि ये 12 सियासी जमातों जो अगर ये साथ इकट्ठी बैठी हैं और इनकी मौजूदगी में अगर पाकिस्तान का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा लें कि जिम्मेदार कौन है। इक्तदार में तो यही रहे ना, कभी पीपल्स पार्टी रही, कभी PMLN रही, तहरीक इंसाफ तो पहली दफा अपनी 23 साल की जदोजहद करके आई है और आते साथ उसने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर दिया है। आज मुल्क का पहिया चल पड़ा है, आज आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज आपके ट्रैक्टर्स हो गए, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, आज आपके किसान खुश हैं, आज आपका यूरिया इतना बिका है कि 40 साल में इतना कभी नहीं बिका, आज आपका डॉलर नीचे आ रहा है, आज आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे आ रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर की तरफ जा रही है। और आपको क्या चाहिए इमरान खान से, और इमरान खान आपको क्या देगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। लेकिन छोटा सा एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध में जो गैस का बहरान है उसके हवाले से। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो लोड शेडिंग जारी है, 18 घंटे की भी लोड शेडिंग की जा रही है। CNG जो है वो कार्स के लिए बंद कर दी गई है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि नाज़रीन, आज सूबाई वज़ीर बराए तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें इनका ये कहना था कि सिंध हालांकि जो पैदावार में इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है जहाँ पे यानी गैस पैदा होती है, लेकिन सिंध को उसका हक़ नहीं दिया जाता। यानी सिंध को सबसे कम गैस दी जाती है। और उन्होंने एक आर्टिकल भी बताया और कहा कि अगर इसके तहत सूबों को गैस की जो तकसीम है वो की जाए तो फिर सिंध में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। इस वक्त नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सांद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। क्या कहते हैं, गैस का बहरान जो है वो क्या सिर्फ जो वफाकी हुकूमत है या सुई सदरन गैस को चूँकि सुई के मकाम से या सिंध के मकाम से गैस कम सप्लाई की जाती है, इस वजह से ये बहरान है? डॉक्टर साहब देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तारीख में जो है गर्मियों में, अभी तो फिर ठंडा मौसम शुरू हो गया है और पिछले कई सालों से सर्दियों में गैस का शॉर्टफॉल होता है, बट ये इस नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रहा कि गर्मियों में गैस की शॉर्टेज हो गई थी। ये आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है और काफी इस पर बहस होती रही, काफी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस पे डिबेट भी चलती रही। और जहाँ तक इस मामले को देखें अगर आप, तो नदीम बाबर साहब जो है
पहले भी ये मिसाल कायम की गई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इधर नदीम बाबर साहब ने पेट्रोल की शार्टेज वाला एक मामला हुआ था, पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है वो सस्ता था, पूरी दुनिया में पेट्रोल की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फ्री वाले रेट मैं समझता हूँ कि जो हो गए थे, उसके बावजूद पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल सस्ता हो गया सिर्फ चंद मखसूस लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए। और पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि जियो न्यूज का एक प्रोग्राम है शाहजेब खानजादा साहब का, उस प्रोग्राम में काफी दिनों से ये डिबेट चल रही है। वो नदीम बाबर साहब को चाहिए कि वो उस प्रोग्राम में जाते, उनको फेस करते और सवालों के जवाब देते। जो इल्जाम उन पर लगाए गए हैं, अरबों रुपए की करप्शन इसमें की गई है और जो इल्जाम उन पर लग रहे हैं, मैं समझता हूँ कि खान साहब को जो है कम से कम इस बात का तो नोटिस ले लेना चाहिए ना, ताकि इसके ऊपर भी जो है कोई इंक्वायरी। सिर्फ एक सवाल सर, प्रोग्राम का वक्त महदूद है, एक सवाल सिर्फ आपसे करना ये चाहूंगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक और सिंध दोनों में हुकूमत थी, तो सर क्या उस वक्त सिंध को बहुत ज्यादा गैस फराहम की जाती थी? क्या उस वक्त सिंध में गैस नहीं? देखिए, सिंध को मैं कतई तौर पर ये नहीं कह रहा कि उस वक्त गैस की शॉर्टेज नहीं थी। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ पहली बार कि नालायक हुक्मरानों ने गर्मियों में गैस की शॉर्टेज हुई। मुझे बताएं इसकी मिसाल कहीं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में 70-72 साल पाकिस्तान की तारीख में कभी मिलती है? तो जवाब आपको ना में मिलेगा। तो यकीनी तौर पर सूबा सिंध के साथ तो वैसे ही ये नाइंसाफी करते हैं, चाहे वो एनएफसी अवार्ड के जरिए हो को शॉर्टफॉल हो, चाहे सूबे में से पैदा होने वाली गैस का शॉर्टफॉल हो, किसी भी किस्म का, या कोई प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने 2.5 सालों में नहीं दिया। आप ये जाते जाते जो है प्रोजेक्ट का ऐलान करें, वो उधर बेदार साईं भी जो है प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे हैं और कराची के लिए भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 162 अरब रुपए का जिक्र हुआ, फिर 1100 अरब रुपए का जिक्र हुआ, आजकल सुन रहे हैं 739 अरब रुपए जो है कराची के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन बार बार मामू बना के सूबे को क्यों इस तरह कर रही है? वजीर आजम को चाहिए कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इकबाल खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।